हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं हर एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेट होता क्या है, सेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, मतलब लिखने के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो दो मेथड बताया था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ में देखेंगे कुछ स्पेशल नोटेशन को या फिर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कलेक्शन को, जिनको हम कुछ स्पेशल लेटर से डिनोट करते हैं, उनके बारे में समझेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे कलेक्शन की या फिर सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेशल सेट को कौन कौन से लेटर से डिनोट करते हैं। तो आज की वीडियो में है, जो पहला है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो आपको पता ही होगा कि 1 2 3 4 यही होता है एंड सो ऑन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या कलेक्शन है? ये कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? उनको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनमें से सिर्फ पॉजिटिव की बात की जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो उनको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात की जाएगी तो उसको जेड माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर में क्या क्या आ जाता है? इंटीजर में हमारा 0 आ जाता है, प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है एंड सो ऑन आता है। ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 एंड सो ऑन ये आता है। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक। नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर के कलेक्शन में आता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये कलेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर का सेट हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? वो सारे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो अगर वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और उनमें भी अगर वो रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू प्लस से, और अगर वो रैशनल नंबर नेगेटिव है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू माइनस से। जैसे नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या आता है? -5/7 नेगेटिव में आ जाएगा, फिर -3/9 नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इनका जो कलेक्शन होगा उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा क्यू माइनस से। और वहीं बात करें 5/7 ये पॉजिटिव है, 3/9 ये पॉजिटिव है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? क्यू प्लस से। ठीक है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर को, मतलब इस सभी का कलेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर का सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव होगा तो आर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात कर लेते हैं रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर आपको क्लास 10th में पता होगा, 10th में पता चला होगा कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इनके कलेक्शन को ही क्या कहते हैं? इनके कलेक्शन को ही रियल नंबर्स कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। होल नंबर भी रियल नंबर होता है। इंटीजर भी रियल नंबर होता है। रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर के सेट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक। तो अगर बात करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर की, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आर से। नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आर माइनस। आई थिंक अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और साथ में प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि किसी भी सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि एक लेटर है, एक वर्ड है स्कूल। अब स्कूल के जो स्कूल में कौन कौन से लेटर होते हैं? तो एस होता है, CHOOL, ये स्कूल की स्पेलिंग होती है। अब इसमें से जो लेटर का सेट बनाएंगे उसमें क्या क्या है? S है, CHOOL। ठीक। लेकिन जब सेट बनाएंगे तो ये जो दोबारा ओ आ रहा है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। मतलब वही लिखा हुआ है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। भले वो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 50 बार आ जाए, लिखेंगे बस एक ही बार। तो जो सेट होगा वो क्या होगा? SCHOOL। ये कलेक्शन क्या होगा? स्कूल वर्ड के लेटर्स का कलेक्शन हो गया। और ये क्या है? वेल डिफाइंड है और क्या है? डिस्टिंक्ट है। इस वजह से क्या है? सेट का एग्जांपल है। ठीक है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, वो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में लिखें।
ठीक है, मतलब आप ऑर्डर बदल के भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कोई दो एक क्वेश्चन और उनका आंसर क्या है, आ तो सेम रहा है लेकिन ऑर्डर इधर उधर है, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर तो गलत नहीं होगा। इसका मतलब जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट ऑर्डर या फिर रैंडमली इधर उधर भी लिख सकते हैं। ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे इसका मतलब गलत नहीं होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे अगर किसी से पूछा जाएगा कि स्कूल वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं उनको सेट के फॉर्म में लिखिए, तो अगर कोई लिखता है A इक्वल्स टू SCHOL और कोई दूसरा लड़का या फिर लड़की लिखती है कि SHCLO, तो भी क्या होगा, ये कलेक्शन सही होगा। तो दोनों का दोनों क्या है, सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे आंसर गलत नहीं होता है। तो दो प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते और दूसरा ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, हम किसी भी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं और एलिमेंट्स को बस एक ही बार लिखेंगे, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे नहीं, उनको 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखे जाते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 45 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो डिवीजन मेथड आपको पता होगा 45 का। ये नंबर 45 किससे डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 15 जा, फिर 3 से ही डिवाइड होगा 5, उसके बाद से फिर किससे डिवाइड होगा 5 1 जा। ठीक है, तो जो फैक्टर आया वो क्या आया, 3 × 3 × 5 आया। अब इन 3 × 3 × 5 में प्राइम कौन कौन सा है, तो 3 भी, ये 3 भी प्राइम है, ये 3 भी प्राइम है और ये 5 भी प्राइम है। ठीक, तो जब इसका कलेक्शन या फिर इसको सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम 3 को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 को रिपीट नहीं करेंगे तो बस एक 3 लिखेंगे, तो P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू एक 3, ठीक है, और दूसरा 5। ये क्या है, प्राइम फैक्टर है 45 है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, दूसरा मैंने बताया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर कोई कलेक्शन लिख रहा है इसका कि P इक्वल्स टू 5 × 3 5,3, तो वो क्या है, वो उसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखना है किसका, सॉल्यूशन सेट लिखना है किसका, इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन है आपको पहचान पा रहे होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पहले फाइंड करने पड़ेंगे कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन कौन से मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड होते हैं आपको याद होगा। तो पहला जो मेथड होता है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, और दूसरा जो मेथड होता है वो रूल मेथड होता है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होता है। ठीक, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पाने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए। तो चलिए मैंने इस यहाँ पे सॉल्यूशन अप्लाई किया हुआ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं सॉल्व, x² + x - 2 = 0। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है x। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो वहाँ पे होता है 1, और x² का कोफिशिएंट क्या है 1। 1 को इस 1 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आंसर 2। अब इस 2 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 ही आएगा। ठीक, कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, माइनस है, तो इसके फैक्टराइजेशन को, मतलब 2 के जो फैक्टराइजेशन को 2 टर्म में या फिर 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे, क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म का सिंबल है वो क्या, माइनस है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, एक नंबर होगा 2 और दूसरा नंबर होगा 1। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, इसमें x² + 1x - 2 = 0, हमारे पास नंबर आया था 2 और 1, तो x²। अभी इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे 2 - 1 x - 2 = 0। ठीक है, x², इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 2x - 1x - 2 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 2। यहाँ से कॉमन दिख रहा है -1, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक, तो यहाँ से कॉमन है -1, x + 2 हो जाएगा = 0। ठीक,
तो अब इस लाइन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा कि x+2 यहाँ पे भी दिख रहा है और x+2 यहाँ पे भी दिख रहा है, वो कॉमन ले सकते हैं। तो x+2 कॉमन लेंगे तो बचेगा, यहाँ पे बचा है x, ठीक है, और यहाँ पे बच गया -1 = 0। ठीक, तो ये लाइन हमारे पास आ गई। अब इस लाइन को हम चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं या फिर इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे कि ये लाइन मिल चुका है, x-1 x+2 = 0। अब x-1 x+2 में क्या 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, ट्रांसपोज करने पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब इसका जो कलेक्शन होगा या फिर सॉल्यूशन तो आ गया x = 1 और -2। अब इसको सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया गया था कि किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में उसके सॉल्यूशंस को हम लिख सकते हैं 1, -2। ठीक है, अब यहाँ पे तो नंबर्स रिपीट हो नहीं रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, -2, 1 कर देंगे, तो भी क्या होगा, हमारा आंसर सही होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसी भी इक्वेशन के या फिर किसी भी सेट के एलिमेंट्स को विदाउट मैटर ऑर्डर। अब जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, वो है एक सेट लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एक सेट को लिखना है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें क्या है, x है। ठीक है, x की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है और साथ में x² > 40 है। तो दो चीज़ है इस प्रॉपर्टी में या फिर इस सेट में, दो चीज़ें दिख रही होंगी आपको, वो क्या क्या है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... ये पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट आपके पास है, लेकिन हमको बस वही उन्हीं को लिखना है जो क्या कर रहा हो, पहली प्रॉपर्टी कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टी कि x² > 40 होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ z+ में कौन कौन सी वैल्यूज़ इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो जब हम 1 लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या होता है, 40 से छोटा होता है, मतलब ये 1 क्या है, एक आंसर हो जाएगा या फिर एक एलिमेंट हो जाएगा किसका, इस सेट का। ठीक है, 2 लेते हैं और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 भी क्या होता है, 40 से छोटा होता है, मतलब 2 भी एक आंसर हो गया। 3 स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर का कितना आता है, 9 आता है, वो भी 40 से छोटा है, मतलब 3 भी एक आंसर होगा। 4 स्क्वायर 16 आता है, <40 ये भी है, मतलब 4 भी क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। अब बात करते हैं 5 का। 5 स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 भी लेस देन होता है या फिर छोटा है किसी 40 से, मतलब 5 भी हमारा एक एलिमेंट है। ऐसे ही 6 स्क्वायर इज 36, 36 इज ऑल्सो लेस देन 40, मीन्स 6 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। नेक्स्ट 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड 49 इज नॉट इज लेस देन 40, सो 7 इज नॉट एन एलिमेंट। तो सेट कौन कौन सा आया, सेट के जो एलिमेंट्स आए वो कौन कौन से आए, तो वो जो सेट के एलिमेंट्स आए हुए हैं वो हैं A = 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 क्या कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है x² > 40 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 आ रही है, और बोला है क्या 40 से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो 49 इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, सो our set is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is the element and set is written in the form of this. Alright? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।